सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वंडरफुल सेशन ऑफ एन अकेडमी नीट मार्वल्स। तो बेटा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट की थी, दैट इज एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज। क्या करते हैं हम इस सीरीज के अंदर? इस सीरीज के अंदर हम लोग एक लेक्चर के अंदर एक डिटेल चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। तो आज के इस लेक्चर में भी हम यही करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका प्यारा एंड बेहतरीन चैप्टर, दैट इज बॉडी सर्कुलेशन एंड फ्लूइड्स। क्या करेंगे आज के सेशन में? आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे प्यारे ब्लड को। ठीक है, ब्लड को डिटेल में समझेंगे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को बिना किसी देरी के। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन सेशन से रिलेटेड जो भी डाउट हो, जो भी सजेशन हो, जो भी क्वेरीज हो, आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं। तो अगर आपको किसी चैप्टर का पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। ये हमारी सीरीज है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ब्लड, और इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका डिटेल में हार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हर सेशन की तरह इस सेशन की भी शुरुआत हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ में करेंगे। मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। अगर हमें मंजिल मिले या ना मिले ये बाद की बात है, उसके लिए कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोशिश नहीं कर रहे ना, तो मान लीजिए कि हम हार वहीं मान गए। ठीक है, अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपको आधी मंजिल, आधी सक्सेस तो वैसे ही मिल चुकी है। ठीक है, तो ये एक कोट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी काम करता है। तो ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स है जो आई होप आप लोगों को अब तक तो शायद पता लग गया होगा। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो। चलिए, अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो है, 2 to 3 क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट करता है ये चैप्टर हमारा। तो देखो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले वो डिस्कस करते हैं। सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जिसके अंदर आता है आपका ब्लड एंड लिम्फ, दोनों इंपॉर्टेंट है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल्स के अंदर आपकी आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स एंड पोर्टल सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पंपिंग डिवाइस एंड हार्ट, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ब्लड के अंदर आपका आरएच फैक्टर एंड ब्लड ग्रुपिंग एंड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हार्ट तो आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ये हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट की मैकेनिज्म और आपका ईसीजी, कार्डियक साइकिल। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं एक बार दिमाग में सेट कर दूंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस प्यारे सेशन को। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लड के बारे में। देखिए ब्लड होता क्या है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू। ये एक टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो 2 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, यूं कहें पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लूइड इज अ स्टेट ऑफ मैटर जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड भी होता है और उसके अंदर सॉलिड फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसके अंदर 2 स्टेट ऑफ मैटर हों, जिसके अंदर उन दोनों में से एक तो होता है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड प्लस सॉलिड बोल सकते हैं। तो ब्लड के अंदर सबसे पहली चीज ब्लड क्या हो गई हमारी? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर 2 फॉर्म्स में होती है सब्सटेंस। फ्लूइड का मतलब 2, इसके अंदर लिक्विड भी है और इसके अंदर आपका सॉलिड पार्ट भी है। तो ब्लड जो बनता है, लिक्विड पार्ट भी होता है इसके अंदर और इसके अंदर सॉलिड पार्ट भी होता है। अगर हम बात करें इसके लिक्विड पार्ट की, तो लिक्विड पार्ट की फॉर्म में यहां पर होता है प्लाज्मा, जो ब्लड का 55% पार्ट बनाता है, 55%। और अगर हम सॉलिड फॉर्म में बात करें तो ब्लड के अंदर जो ब्लड कॉर्पोसल्स होती है, ब्लड कॉर्पोसल्स या ब्लड की जो सेल्स होती है या ब्लड सेल्स, ये सॉलिड फॉर्म में होती है और ये ब्लड का 45% पार्ट बनाती है। ठीक है, अब ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का काम होता है पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गया, आपकी इंटेस्टाइन से लेकर के जितने भी बॉडी ऑर्गन से, जितनी भी बॉडी सेल्स है, वहां तक ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसका पहला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा पहला तो हो गया न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा क्या हो गया? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन ब्लड की हेल्प से, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती है O2, एंड CO2 भी जो होती है ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती है। तो इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट गैसेस। और क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जैसे CO2 एक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। इसके अलावा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं और या जो आपका जो
यूरिया है, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये सब भी क्या होता है ब्लड की हेल्प से ही क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये क्या हो गया एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। और किसको सब्सटेंस ट्रांसफर करता है ये, इसके अलावा हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अंदर एंटीबॉडीज भी होती है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो पहला फंक्शन तो हो गया इसका ट्रांसपोर्टेशन का। दूसरा फंक्शन हो गया हमारे जो पूरी बॉडी है उसको हेमियोस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है, मतलब हमारे पूरे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसी के अंदर एंटीबॉडीज भी होती है। तो ये हमारे क्या करता है, हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स है उससे। वन बाय वन करके सारी चीजें आती जाएगी, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ब्लड के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। ब्लड किन चीजों से मिलकर के बनता है, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि ब्लड जो है वो मेनली दो पार्ट से मिलकर के बनता है। पहला पार्ट है प्लाज्मा, दूसरा पार्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एनसीईआरटी फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलती है कॉर्पोसल्स को। कॉर्पोसल्स का मतलब ब्लड सेल्स। कॉर्पोसल्स वर्ड इसके लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बाकी की सेल से थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो प्लाज्मा जो है ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। अगर हम सेंट्रीफ्यूज करें, है ना, मान लीजिए किसी का ब्लड टेस्ट जब होता है तो आप देखना उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं और एक मशीन के अंदर डाल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करती है मशीन और टेस्ट ट्यूब के अंदर वो ब्लड ऐसे घूमता है, ठीक है। तो अगर उस टेस्ट ट्यूब को अगर हम चेक करें तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे की तरफ तो आ जाते हैं ब्लड कॉर्पोसल्स, है ना, ये तो डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है, और ऊपर एक पेल येलो कलर का स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, लाइट येलो पेल येलो कलर का। तो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, 55% पार्ट बनाता है ब्लड का। फॉर्म्ड एलिमेंट सॉलिड पार्ट है, या यूं कहे ब्लड सेल्स जो है ये सॉलिड पार्ट है, 45% पार्ट बनाती है ब्लड का। अब जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के अंदर तीन चीजें हैं, उस प्लाज्मा के अंदर तीन चीजें हैं। पहला है वाटर, 91 to 92% जो है वो वाटर है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है सिर्फ 1%, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें मेनली प्रोटीन आता है वो है 8 to 9%। वन बाय वन करके समझते चलेंगे आगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके तीन तरीके की सेल्स आ जाती है। पहली आती है इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स। दूसरी आती है ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स। और तीसरी आती है आपकी प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। वन बाय वन करके इनको भी समझेंगे। पहले समझते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखिए प्लाज्मा, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझते हैं। देखो अगर प्लाज्मा क्या होता है ना, अगर इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में से अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स को निकाल दें या ब्लड में से जितनी भी सेल्स हैं उसको रिमूव कर दें तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कहलाएगा प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स रिमूव कर दिया आपने, वो बच गया आपका प्लाज्मा, ठीक है। फिर बाद में सीरम क्या होता है, देखो सीरम क्या होता है, सीरम होता है अगर आप प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर दो तो बच जाएगा आपका सीरम, ठीक है। ये यहां पर इसको सीरम कर लेते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपने माइनस कर दिए, जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स माइनस कर दिए जो ब्लड क्लोट को करते हैं। 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, इनको माइनस करोगे बचेगा सीरम। अब लिम्फ क्या है, अगर हम ब्लड में से आरबीसी को भी हटा दें पूरी तरीके से, ठीक है, और उसके अंदर प्लेटलेट्स को भी हटा दें और साथ में मेगा प्रोटीन्स को भी हटा दें, ब्लड में से आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड मेगा प्रोटीन्स, अगर इसको हटा दें तो बच जाएगा लिम्फ। लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी होती है, बल्कि ब्लड से ज्यादा होती है, भर भर के होती है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड मैक्रो प्रोटीन को अगर हम हटाते हैं यहाँ से तो क्या बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा लिम्फ। चलिए अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के अंदर। देखो क्या क्या चीजें हमने अभी डिस्कस की थी। प्लाज्मा कंटेन्स 3 थिंग्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड फिर तीसरा हमने देखा था प्रोटीन। तो वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर। अब यहां पर आपको ये ऑर्डर इसी तरीके से याद रखना है। मैक्सिमम जो है ये होता है क्लोराइड, मैक्सिमम क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड, और मैग्नीशियम सबसे कम है, तो ये हो गया आपका मिनिमम, ठीक है। तो क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर यहां पर फॉस्फेट भी आता है कैल्शियम के बाद में, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाद में यहां पर फॉस्फेट भी आता है, तो इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। और सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर, क्लोराइड है, सबसे कम क्या है यहाँ पर, मैग्नीशियम है, ठीक है। इसके अलावा सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि NaCl सोल्ट प्रेजेंट है, NaCl हमें दिखाई दे रहा है, ये Na+Cl सोल्ट बन गया। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बफर की तरीके से काम करता है। ये हमने पढ़ा है कहाँ पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, है ना, ब्लड के अंदर एज ए बफर कौन काम करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में देखो यहाँ पर मेनली जो होता है वो प्रोटीन होता है, 6 to 8% जो है प्रोटीन होगा। अब प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन है।
तीन तरीके के प्रोटीन है ना, तीन तरीके के प्रोटीन है। पहला प्रोटीन है हमारा एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन सबसे छोटा प्रोटीन है और सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, ये इसका फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा है फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, सबसे बड़े प्रोटीन है। और तीसरे हैं ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तीन तरीके के प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, दूसरा है फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा है ग्लोब्यूलिन, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये प्रोटीन कहां बनते हैं और क्या करते हैं, कैसे हैं, कहां बनते हैं और क्या करते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो सारे ब्लड प्रोटीन जो है वो लीवर में बनते हैं एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि लीवर के अंदर बनते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोटीन है ब्लड के अंदर वो सारे के सारे कहां बनेंगे, लीवर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन जो है सबसे छोटा प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर, ये लीवर सेल्स बनाएगी और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, आपके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करता है। और जब कैंसर हो जाता है किसी को तो उस दौरान ये एल्ब्यूमिन ही बहुत तेजी से टूटता है, तो इसीलिए प्रोटीन रिच डाइट रिकमेंड की जाती है डॉक्टर के द्वारा अगर किसी पर्सन को प्रोटीन क्या है, कैंसर है तो, ठीक है। एल्ब्यूमिन का समझ में आ गया। दूसरा हमारे पास है फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये सबसे बड़े प्रोटीन होते हैं, ये भी लीवर के अंदर बनते हैं। इनका काम होता है ब्लड कोगुलेशन का, ब्लड क्लोटिंग का, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोटीन है, लीवर में बनते हैं और ब्लड क्लोटिंग का इनका फंक्शन होता है। अब बात करते हैं ग्लोब्यूलिन की। देखो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है वो तीन टाइप के होते हैं, हमें इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर तीन टाइप के हो गए, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा, बीटा एंड गामा याद रख लोगे, जिनमें से अल्फा बीटा जो है ये लीवर के अंदर बनते हैं और इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, विटामिन को एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। गामा ग्लोब्यूलिन ये वाई शेप का है और वाई शेप हम जानते हैं कैसी होती है, एंटीबॉडी की जैसी होती है। तो जो ग्लोब्यूलिन है उसमें मेनली गामा ग्लोब्यूलिन जो है वो क्या है, एंटीबॉडी का काम करती है। तो ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी हम इसको बोलते हैं, आईजी भी बोलते हैं, और ये एंटीबॉडी का काम करती है। प्लाज्मा सेल्स इनको बनाती है और इनका काम होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन का, प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो अब हम फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने होते हैं, 6 to 8% होते हैं और इनमें से मेनली प्रोटीन होते हैं। अच्छा 8 to 9% है, इनमें से 6 to 8% मेनली प्रोटीन है। प्रोटीन तीन टाइप के हैं, पहला है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन लीवर बनाएगी, क्या काम होता है इसका, ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है, सबसे छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन है और अमाउंट में सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। फिर आ गया आपका फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन सबसे बड़े साइज के प्रोटीन है। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है जब हमें चोट लग जाती है तो ये क्लोटिंग करने का काम करते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं। बनते कहाँ हैं, ये भी लीवर में बनते हैं। तीसरे टाइप के जो प्रोटीन है वो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन या ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होते हैं ये अगेन तीन टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा एंड बीटा जो दोनों हैं इनको लीवर के अंदर बनते हैं ये, और इनका फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का, बाइंडिंग एंड विटामिन्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड बाइंडिंग ऑफ विटामिन्स एंड आयंस, ठीक है। और जो गामा ग्लोब्यूलिन है इसी को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं और इसी को हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। ये आईजी की फॉर्म में होता है, इम्यूनोग्लोबिन आईजी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनको प्लाज्मा सेल्स बनाती है और इनका जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर वो मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको याद रखनी है कि ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है और ब्लड के अंदर यूरिया कितना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है। कितना, 80 to 100, आप 100 भी लिख सकते हो, तो एक रेंज है 80 to 100 मिलीग्राम डेसीलीटर पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अगर मान लीजिए आपके ब्लड के अंदर इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब शुगर, हाइपरग्लाइसीमिया। कम हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। मान लीजिए कि आप चले गए पहाड़ों पे और वहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं कि पहाड़ पे जाने पर जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे उतना ज़्यादा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर वो कम हो जाएगी। तो बॉडी क्या करती है, आपके ब्लड के अंदर आरबीसी का नंबर बढ़ाने लग जाती है और आपके जो चिक्स होते हैं, जो फेस होता है वो रेड हो जाता है। तो ये क्या हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और अगर ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो वो हो गया हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, ये नॉर्मल वैल्यू जो है इसकी 150 मिलीग्राम, मतलब 50 से लेकर के 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होती है। और फिर आता है आपका ब्लड यूरिया। ब्लड यूरिया जो एनसीईआरटी वैल्यू देके रखती है 20 to 40 है, और इसके अलावा 30 मिलीग्राम भी आप इसको बोलते हो, 20 to 40 मिलीग्राम पर
100 ml ऑफ ब्लड यूरिया। अगर इससे ज़्यादा यूरिया ब्लड के अंदर हो जाता है, मान लीजिए कुछ लोगों की किडनी जब खराब हो जाती है तो उसकी जो है किडनी का काम क्या है, यूरिया को फिल्टर करना है, ब्लड को फिल्टर करना है और यूरिया को यूरिन के थ्रू बाहर निकालना है। लेकिन अगर कुछ लोगों की किडनी खराब हो गई तो वो क्या है, ब्लड को प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट, यूरिया का डिपोजिशन ज़्यादा होने लग जाएगा और वो 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं यूरेमिया। क्लियर बात। ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अगर ग्लूकोज का अमाउंट इससे ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। और अच्छा मैंने सॉरी वो जो पहाड़ों वाली बात जो बताई वो आरबीसी के केस में ना, ग्लूकोज के केस में नहीं है, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर ग्लूकोज का अमाउंट कम हो गया तो ये क्या हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और ग्लूकोज का कंट्रोल कौन करता है हमारी बॉडी में, लीवर, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल कौन कंट्रोल करेगा, लीवर करता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, और आपका जो यूरिया है वो 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। यूरिया अगर ज़्यादा हो गया यूरेमिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, जो हमारी ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में। सबसे पहली जो ब्लड सेल आती है वो आती है हमारी आरबीसी, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो मतलब रेड और साइट मतलब सेल। ऐसी सेल जो रेड कलर की है। रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। आरबीसी की शेप देखो कैसी होती है। आरबीसी अगर हम ऊपर से देखेंगे तो राउंड होती है, ठीक है। अगर साइड से देखेंगे तो बाय कॉनकेव होती है, बीच में से ऐसे दबी हुई होती है, बाय कॉनकेव, दोनों साइड से दबी हुई। इसकी ऐसी शेप क्यों होती है, क्योंकि जब इसको ऑक्सीजन को कैरी करना होता है तो ये ऑक्सीजन को ले जाने में हेल्प करता है। इसकी जो शेप है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है और ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन जो आरबीसी उसका नंबर कितना होता है, आरबीसी का नंबर होता है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड का 1 mm³ सेपरेट करें तो उससे हमें 5 से लेकर के 5.5 मिलियन मतलब 50 लाख से 55 लाख तक आरबीसी मिलेगी उस 1 mm³ ऑफ ब्लड के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, इसके नंबर ऑफ आरबीसी कितनी है भाई, 5 से लेकर के 5.5 मिलियन है, ठीक है। इसके अलावा शेप एंड साइज के बारे में बात की। देखो साइज देखो इसकी, अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, जैसे कि मान लीजिए ये आरबीसी हो गई, तो अगर इसके डायमीटर की बात करें एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो ये है 7.5 माइक्रोमीटर। और अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, इसकी मोटाई की बात करें, तो ये हो गई आपकी 2 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर एरिया पूछा जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एरिया आ जाएगा उसका, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, इसकी जो शेप होती है बाय कॉनकेव होती है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे। तो इसका जो बाय कॉनकेव शेप है ये ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर ना तो न्यूक्लियस है, ना ही कोई साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं। क्यों, क्योंकि इसका मेन काम ऑक्सीजन को कैरी करना है। अगर इसमें फालतू की चीजें अगर हम भर लेंगे तो कैसे हो पाएगा। मान लीजिए कोई ट्रक है जो सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, खाना ले जा रहा है। अगर तुम उसमें भुक्कड़ को बिठा दोगे, खाना खाने वाले को भुक्कड़ों को बिठा दोगे तो खाना तो खत्म हो जाएगा सारा ही। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर सेल ऑर्गेनल्स होते तो सारा का सारा ऑक्सीजन तो वही कंज्यूम कर लेते, फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस बात का होता, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम यूटिलाइजेशन ऑफ O2 हो, इसलिए इसके अंदर ना तो न्यूक्लियस है ना इसमें कोई साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेंट है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो रेस्पिरेशन कैसा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है आरबीसी के अंदर, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। देखो हीमोग्लोबिन जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आरबीसी का। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। हमें इसकी स्ट्रक्चर भी मालूम होनी चाहिए, क्या क्या इसके अंदर कंपोजिशन है, ठीक है। देखो हीमोग्लोबिन क्या है, एक हेल्दी एडल्ट के अंदर इसका अमाउंट 12 से लेकर के 16 ग्राम तक होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। और ये इसका अमाउंट 15 दिया हुआ है, कहाँ पर 15 ग्राम कहाँ पर दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है रेस्पिरेशन के अंदर। तो दोनों ही वैल्यू सही है, 12 से 16 रेंज दे दी और 15 ग्राम जो है वो आपका एक फिक्स वैल्यू यहाँ पर बता दी। हालांकि मेल के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट थोड़ा सा कम होता है, मेल के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर थोड़ा कम होता है। फीमेल के अंदर कम क्यों होता है, इसके 2 रीज़न है। एक तो इसके अंदर एंड्रोजन्स का अमाउंट कम होता है, एंड्रोजन्स का लेवल कम होता है, और दूसरा मेंस्ट्रुएशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो, इनका ब्लीडिंग लॉस होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझ में आ गई बात कि एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका अमाउंट 12 से लेकर के 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है, या फिर 15 ग्राम आप बीच की वैल्यू भी ले सकते हैं, तो दोनों ही सही है। अगर हम बात करें आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होते हैं, तो क्या आप सोच रहे हो एक हीमोग्लोबिन होता है, अरे नहीं, 280 मिलियन होते हैं हीमोग्लोबिन किसके अंदर, एक आरबीसी के अंदर। यस, एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं एक आरबीसी के अंदर, ठीक है।
अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन है ये दो पार्ट से मिलकर के बनता है। पहला पार्ट है हीम और दूसरा पार्ट है इसका ग्लोबुलिन, है ना, ग्लोबिन प्रोटीन। अब पहला पार्ट जो है हीम, उसके 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हीम के होते हैं जो आयरन का बना हुआ होता है, और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है जिसको हम ग्लोबिन प्रोटीन बोलते हैं। जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। 2 अल्फा चेन जो है उसके अंदर 141 एमिनो एसिड्स होते हैं, और जो 2 बीटा चेन है उसके अंदर 146 एमिनो एसिड्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो आप याद रखना। अल्फा चेन के अंदर 141 एमिनो एसिड एंड बीटा चेन के अंदर 146 एमिनो एसिड्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इरिथ्रोसाइटोसिस, इरिथ्रोसाइटोपोएसिस। इरिथ्रोसाइटो, देखो किसी भी वर्ड के आगे पोएसिस लग रहा है, इसका मतलब है कि वो चीज वहां पर बन रही है। इरिथ्रोसाइटोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। अब इरिथ्रोसाइट्स हम बोलते हैं किसको, रेड ब्लड सेल्स को, और इरिथ्रोपोएसिस का मतलब हो गया रेड सेल्स, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है ये बन रही है। कहाँ बनती है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है? देखो जनरली जब एडल्ट होता है एक पर्सन, तो उसके बॉडी के अंदर जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके बोन मेरो के अंदर, रेड बोन मेरो के अंदर बनता है। लेकिन जब एक फीटस बनता है, जब एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो उसके अंदर तो ये बोन मेरो नहीं होती, रेड बोन नहीं होती है, लॉन्ग बोन नहीं होती। तो उस टाइम पे एम्ब्रियो के अंदर एक पार्ट होता है योक सेक। तो जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है तो कहाँ बन रहा है ब्लड, योक सेक के अंदर, और उसके बाद में कहाँ बनता है, लीवर एंड स्प्लीन में। मतलब आप ये मान के चलो कि आरबीसी को बनाने वाली जो सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स हैं, तो जहां जहां स्टेम सेल्स होगी वहां वहां बनेगा। तो स्टेम सेल्स का बाद में घर जो है वो रेड बोन मेरो है, लेकिन उससे पहले जब रेड बोन मेरो ही नहीं बनी तो लीवर एंड स्प्लीन बनते हैं, तो वहां होती है। लीवर एंड स्प्लीन तक नहीं बनते तो उससे पहले कहाँ होगा वो वो कहाँ होगा, योक सेक के अंदर। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पहले योक सेक के अंदर बनती है आरबीसी, उसके बाद में लीवर या फिर स्प्लीन के अंदर बनती है, फिर इनका जो घर है वो बन चुका होता है रेड बोन मेरो, वहां पर बनती है ये, ठीक है। एडल्ट के अंदर कहाँ बनेगी, रेड बोन मेरो के अंदर। जो लॉन्ग बोन्स होती है, ये लॉन्ग बोन्स, ये बोन का हेड है, इसके अंदर ये आप देख पा रहे हो, ये रोड बोन मेरो का जो कैविटी है इसके अंदर ये क्या है, रेड बोन मेरो। इनके अंदर स्टेम सेल्स होती है। अब ये स्टेम सेल्स जो होती है, ये स्टेम सेल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी दूसरी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। इनको हम टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं। दे कैन कन्वर्ट इन एनी टाइप ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी। तो देखो स्टेम सेल क्या करती है, अगर ये ल्यूकोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है, ब्लास्ट वर्ड अगर किसी सेल के अंदर आ गया तो वो उस सेल को या तो बना रहा है या वो डिवाइड करके उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो ब्लास्ट सेल मतलब ये हाईली डिवाइडिंग सेल्स हैं, ल्यूकोब्लास्ट। ल्यूको वाली कौन सी सेल्स होती है, ल्यूको डब्ल्यूबीसी होती है, तो ल्यूकोब्लास्ट बाद में कन्वर्ट हो जाती है ल्यूकोसाइट्स। ये इमेच्योर सेल्स है, डिवाइडिंग सेल्स है, और ये मैच्योर सेल्स है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, ठीक है। इसके अलावा स्टेम सेल अगर कन्वर्ट होती है मेगा कैरियोसाइट में, मेगा कैरियोसाइट, मेगा मतलब बड़ा, कैरियोसाइट, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल, तो ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस बड़ा है, तो मेगा कैरियोसाइट जो होती है ये कन्वर्ट हो जाती है प्लेटलेट्स में। मेगा कैरियोसाइट टूट करके प्लेटलेट्स बनती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल से बनता है इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट मतलब रेड बोन मेरो के अंदर। स्टेम सेल से प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो आगे जाकर के कन्वर्ट हो रही है इरिथ्रोब्लास्ट के, इरिथ्रोसाइट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आरबीसी के लाइफ स्पेन के बारे में बात करते हैं। 120 डेज मतलब 4 महीने के आसपास इसका लाइफ स्पेन होता है, क्योंकि आरबीसी जब काम करती है तो 4 महीने बाद इनके ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती है। झुर्रियाँ पड़ेगी, शेप बिगड़ेगी, और शेप बिगड़ेगी तो इसको जो है मैक्रोफेज जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। स्प्लीन की मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, पकड़ पकड़ के मार देती है। और ये जो डिस्ट्रॉय कहाँ होगी, स्प्लीन के अंदर होती है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो देखो आरबीसी अकर बाय मैक्रोफेज इन स्प्लीन। 120 दिन के बाद में मैक्रोफेज, स्प्लीन की मैक्रोफेज क्या करती है, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ब्रेकडाउन कर देती है, और इसीलिए स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी। ल्यूको का मतलब व्हाइट, साइट्स का मतलब सेल। ऐसी सेल्स जो व्हाइट कलर की है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। नंबर ऑफ आरबीसी देखो 6000 से लेकर के 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड होता है। आरबीसी मिलियंस में थी, ये 1000 में है, प्लेटलेट्स लाख्स में होती है, ठीक है। इनके नंबर की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा आरबीसी है, फिर आपकी प्लेटलेट्स हैं, एंड फिर डब्ल्यूबीसी है। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। चलिए नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करें, 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड होता है। अब देखो डब्ल्यूबीसी जो है इन्फेक्शन के दौरान इसका नंबर बढ़ जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जो है आपको ल्यूकोसाइट काउंट का टेस्ट करने के बोलता है, TLC एंड DLC। TLC स्टैंड्स फॉर
टोटल ल्यूकोज काउंट, एंड डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोज काउंट। ठीक है, टोटल ल्यूकोज काउंट का मतलब है अगर डॉक्टर ने चेक किया तो टोटल डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी में कितनी है, और टोटल डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर बढ़ा हुआ आता है, इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। आप जानते हो जब भी देश पे कुछ संकट आता है, कोई आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो सारे के सारे जो आर्मी जो सोल्जर्स होते हैं कहाँ निकल जाते हैं, रोड पे निकल जाते हैं, और उस टाइम पे आपको रोड पे देखने को भी मिलते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, कोई इन्फेक्शियस वायरस या कोई पैथोजन एंटर करता है, तो उस टाइम पे हमारे डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है। अब एक तो डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है इन्फेक्शन के दौरान, अगर इन्फेक्शन के दौरान डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइट्स का नंबर बढ़ गया, ल्यूकोसाइटोसिस ड्यूरिंग इन्फेक्शन। एक और कंडीशन है जब डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है, वो होता है कैंसर, ब्लड कैंसर। आपने नाम सुना होगा। ब्लड कैंसर उसी सेल के अंदर होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा। तो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी का ब्लड कैंसर होता है, आरबीसी के अंदर एंड प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, दैट्स वाई उनके अंदर ब्लड कैंसर भी नहीं देखने को मिलता है। तो ल्यूकोसाइट्स के अंदर जो ब्लड कैंसर देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवाइड करेगी और डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, दैट इज इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट ड्यूरिंग ब्लड कैंसर। आई होप ये चीज समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं डायएपेडेसिस। डायएपेडेसिस क्या होती है? डायएपेडेसिस इज द अमीबोइड मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी अमीबा की तरीके से मूवमेंट कर सकती है, और ये साइट ऑफ जहां पर इन्फेक्शन हुआ है, साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ ये ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, अमीबोइडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी लिखेंगे यहां पर। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का अमीबोइडल मूवमेंट, जब डब्ल्यूबीसी क्या करती है, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ अटैक हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो जो आर्मी होती है, जो सोल्जर होती है, वो साइट पे जाती है वहां पर देखने भाई क्या हो गया, या देश पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहां पर देश को बचाने के लिए जाती है ना। तो उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी भी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचती है। कौन सा मूवमेंट करके? अमीबोइड मूवमेंट करके। इस अमीबोइडल मूवमेंट को क्या बोलते हैं? डायएपेडेसिस। डायएपेडेसिस। आगे देखो, लाइफ स्पैन की बात करें तो कुछ घंटों से लेकर के कुछ सालों तक होती है। डिपेंड करता है कि वो सेल जो है कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिटी में हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बॉर्डर पे हैं। बॉर्डर वालों के ऊपर रिस्क ज़्यादा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर जो सिटी के अंदर है उनके ऊपर इतना रिस्क नहीं होता। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग होती है। कुछ में कुछ घंटों की होती है और कुछ में कुछ सालों तक की होती है। ठीक है, सालों तक की जो लंबी जिनकी इसमें लाइफ स्पैन होता है वो होती है हमारी मेमोरी सेल्स, मेमोरी बनाने वाली, तो लंबी सालों तक चलती है वो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स की। देखो, दो टाइप की ल्यूकोसाइट्स हैं। एक तो वो सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट, और वो डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है, उनको हम बोलते हैं अग्रेन्यूलोसाइट। तो अग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ग्रेन्यूलोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ना, याद भी रखने वाली है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ तो क्या हो गई? अग्रेन्यूलोसाइट्स। मतलब विदाउट ग्रेन्यूल्स। इसके अंदर, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते। यहाँ पर इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो साइटोप्लाज्म विद ग्रेन्यूल्स। अब अग्रेन्यूल्स जो हैं, अग्रेन्यूलोसाइट्स, इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो गया लिम्फोसाइट, दूसरा हो गया मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। यहाँ पर ग्रेन्यूलोसाइट्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। पहले एक बार इसका सीक्वेंस, चलो अभी मैं बताता हूं आपको सीक्वेंस क्या है इसका। देखिए, आपको यहां पर एक सीक्वेंस याद होना चाहिए परसेंटेज का, कितनी ज्यादा परसेंटेज प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट होता है 60 to 65%। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स का नंबर कितना होता है? 20 to 25% होता है। और उसके बाद में आती है आपकी मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का नंबर कितना होगा? 6 to 8% का होगा। फिर इसके बाद में आती है आपकी इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का नंबर कितना होता है? यह होता है आपका 2 से 3%। और इसके बाद में सबसे लास्ट में आती है बेसोफिल, और बेसोफिल्स का जो नंबर होता है वो होता है 0.5 to 1%, 0.5 से लेकर के 1%। ठीक है, तो ये
इस तरीके से इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, हायर टू लोअर की तरफ, है ना। मैक्सिमम कौन है, न्यूट्रोफिल 60 से लेकर के 65%, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल एंड सबसे लास्ट में आता है बेसोफिल। इसका नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमने, देखो न्यूट्रोफिल्स ये रही 60 to 65%, और फिर लिम्फोसाइट 20 से 25%, फिर आपका मोनोसाइट 6 to 8%, फिर इओसिनोफिल 2 to 3%, और फिर बेसोफिल। बेसोफिल सबसे कम होती है, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें यहाँ पर एक तो इनके साइज़ के बारे में बात करनी है, और इनका जो न्यूक्लियस है उसके शेप के बारे में बात करनी है, और इनका कितना अमाउंट है इसके बारे में, ठीक है। मतलब कितनी बड़ी है साइज़, और न्यूक्लियस की शेप कैसी है, और इनका कितनी परसेंट ये प्रेजेंट होती है WBC में, ठीक है। और इसके बाद में फिर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में, सबके न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। पहले देखो यहाँ पर लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो राउंड न्यूक्लियस है, सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट, सिर्फ 8 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, ठीक है। मोनोसाइट सबसे बड़ी सेल है, इसका न्यूक्लियस अगर हम देखें तो किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है, और 18 माइक्रोमीटर होती है, तो सबसे बड़ी हो गई। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ये तो हो गई स्मॉलेस्ट आपकी, और ये हो गई लार्जेस्ट। ये क्या हो गई, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्यों, क्योंकि 18 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। इसके अलावा इन तीनों का साइज सेम होता है, इन तीनों का साइज सेम होता है 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, साइज सबका सेम है। लेकिन अब हम बात करते हैं इनके शेप के बारे में, न्यूक्लियस के शेप के बारे में। देखो यहाँ पर इसका न्यूक्लियस आपको कैसा दिखाई दे रहा है, हेडफोन के जैसा है, हेडफोन जैसा शेप दिखाई दे रहा है। तो ये हेडफोन के जैसा शेप किसका अंदर होगा, इओसिनोफिल। याद कैसे रख सकते हैं, इओसिनोफिल, सुनोफिल, सुनो याद रख लो ना, सुनो हेडफोन से हम सुनते हैं, तो इओसिनोफिल, ठीक है। तो हेडफोन जैसा इसका न्यूक्लियस हो जाएगा। बेसोफिल का अगर आप न्यूक्लियस देखोगे तो ये एक तो ट्राइलोब्ड है, 1 2 3 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, ट्राइलोब्ड है, और दूसरा ये एस शेप का भी है, तो इसका न्यूक्लियस एस शेप का होगा, या यूं कहें ट्राइलोब्ड होगा। फिर आ जाओ आगे, यहां पर देखो न्यूट्रोफिल जो है इसका न्यूक्लियस आप देख पा रहे हो मल्टीलोब्ड है, तो मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल्स का है। इसके लिए एक वर्ड भी यूज किया जाता है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, मतलब PM, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड, PMNL, ठीक है, PMNL, ठीक है, क्योंकि यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, तो पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट, ठीक है। ऐसा सेल जिसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टीलोब्ड है, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। सारी चीजें हो गई, फिर से बता देता हूं। WBC को या ल्यूकोसाइट्स को दो पार्ट में कंसिडर किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला होता है अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वो WBC जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, और जबकि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर ग्रेन्यूल्स भी हम बना देते हैं, यहाँ पर ये ग्रेन्यूल्स आ गए, ये ग्रेन्यूल्स आ गए, और यहाँ पर ग्रेन्यूल्स नहीं है, ठीक है। तो अग्रेन्युलोसाइट के अंदर दो टाइप की सेल्स आती है, पहली आती है लिम्फोसाइट और दूसरी आती है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, सिर्फ 8 माइक्रोमीटर की होती है, और न्यूक्लियस इसका राउंड होता है। दूसरी तरफ हमारे पास मोनोसाइट्स हैं, सबसे बड़ी WBC है जिसका 18 माइक्रोमीटर का साइज होता है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है। फिर हमारी जो अगली है ग्रेन्युलोसाइट्स, ये इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। देखो इओसिनोफिल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इओसिन के नाम का एक एसिड होता है, उस एसिड के द्वारा ये डाई होती है, ठीक है। फिल्स का मतलब लविंग, है ना, या तो ऐसे याद रख लो कि इसके अंदर फिल कर दिया हमने, या फिल्स का मतलब लविंग। तो इसके अंदर ऐसी WBC जो इओसिन नाम के डाई हो जाती है, एसिडिक डाई से, है ना। ये एसिड, इसको एसिडोफिल भी कहा जाता है। इसकी सेल को अगर आप देखोगे न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, साइज तीनों का ही 10 माइक्रोमीटर है, और इओसिनोफिल सिर्फ 2 से 3% होती है। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल का साइज 10 माइक्रोमीटर, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप्ड या ट्राइलोब्ड होता है। बेसोफिल सबसे कम होती है, सिर्फ 0.5 से लेकर के 1% तक होती है, साइज 10 माइक्रोमीटर हो गया। न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा होती है, 60 से लेकर के 65% तक होती है, और मल्टीलोब्ड इसका न्यूक्लियस होता है, 4 से लेकर के 7, मैक्सिमम 7 लोब्स तक इसका न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है। मल्टीलोब्ड है और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये हमारी चीज़ के लिए। अब हम इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो एक फंक्शन तो यहाँ पर हम मोनोसाइट का और न्यूट्रोफिल्स का, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, इन दोनों का फंक्शन एक होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन दोनों का फंक्शन तो एक हो गया, फेगोसाइटोसिस, भक्षण करने का। ये क्या करती है, जो भी
सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ये उसको खा जाती है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस। अब बचे 3, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। इनका हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इस सीक्वेंस को इसी तरीके से याद रखना है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स है, सबसे कम बेसोफिल्स हैं, इनकी परसेंटेज भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। देखो लिम्फोसाइट जो है ये 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट भी 2 तरीके की होती है, एक तो आपका प्लाज्मा सेल्स है और दूसरी मेमोरी सेल्स है। प्लाज्मा सेल्स एक्टिव सेल्स होती है, ये एंटीबॉडीज बनाती है, और दूसरी तरफ हमारी मेमोरी सेल्स होती है जो इनएक्टिव होती है, ये आपके सेकंड इन्फेक्शन में काम में आती है ना, सेकंड टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। जब आपकी बॉडी के अंदर एक बार जब कोई पैथोजन एंटर करेगा तो ये मेमोरी सेल्स बन जाती है, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, लेकिन जब दोबारा एंटर करेगा तो उसको एक्टिव होकर के उसको किल करती है। इतनी बात क्लियर। बी लिम्फोसाइट को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, और ये फ्लूइड की होती है और एंटीबॉडीज बनाती है। क्लियर यहाँ तक बात। बी लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स एक्टिव सेल्स होती है, एंटीबॉडीज बनाती है, और जो मेमोरी सेल्स है वो इनएक्टिव होती है, वो आपके सेकंड टाइप के इन्फेक्शन या सेकंड टाइप की जो इम्यूनिटी है वो बनाएगी दूसरी बार में। चलिए आगे बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स 4 टाइप की होती है, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर एंड टी सप्रेसर एंड टी मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स दोनों ही केस में यहाँ पर मेमोरी सेल्स की लाइफ स्पेन काफी ज्यादा होती है, ईयर्स तक होती है। फिर से बता रहा हूँ, टी लिम्फोसाइट कितने टाइप की? 4 टाइप की। पहला है आपका टी हेल्पर सेल। हेल्पर सेल का काम होता है पूरी की पूरी बाकी की दूसरी सेल्स को क्या करना? कंट्रोल करना। कंट्रोल ऑल इम्यूनिटी सेल्स, सारी इम्यूनिटी सेल्स को कंट्रोल करती है। और टी किलर, किलर का नाम से पता चल रहा है किल करती है। किसको किल करती है? ये हमारी ऐसी सेल्स को किल करती है जो या तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, या ऐसी सेल्स जो कैंसर वाली सेल्स हैं। तो ये क्या करती है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को कंट्रोल करती है या कैंसर सेल्स को कंट्रोल करती है। इसीलिए बोलते हैं अगर आपको कैंसर से बचना है तो आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ऐसा नहीं सिर्फ बीड़ी तंबाकू या सिगरेट से ही आपका कैंसर होता है, कैंसर आपकी इम्यूनिटी के कम होने से भी होता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपका जो टी किलर सेल है ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड कैंसर सेल्स को किल करता है, जिससे हमारी बॉडी बची रहती है। अब ये अगर ज्यादा एग्रेसिव हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया, तो ये हमारी नॉर्मल सेल्स को भी मार सकता है। तो इसको रोका जाता है, इसको सप्रेस किया जाता है। उसके लिए टी सप्रेसर सेल्स हैं, जिसको बोलता है भाई रुक जा रुक जा रुक जा, हमारी जो बॉडी की नॉर्मल सेल है उसको तो मत मार, ठीक है। तो इसको सप्रेस करके रखता है, दबा के रखता है। फिर टी मेमोरी सेल्स, वही आपकी मेमोरी सेल्स बनाती है जो आपकी सेकेंडरी टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, लिम्फोसाइट आपकी बॉडी में 2 टाइप की है, एक है बी लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट अगेन इट इज ऑफ 2 टाइप्स, पहली है प्लाज्मा सेल्स और दूसरी मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो है वो एक्टिव सेल्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का रोल प्ले करती है, और दूसरी जो है मेमोरी सेल्स होती है, मेमोरी सेल्स इनएक्टिव फॉर्म में होती है, और जब कोई पैथोजन सेकंड टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको पहचानती है और उसको मारती है, ठीक है। इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, या फिर इसको हम फ्लूइड टाइप की इम्यूनिटी भी बोलते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास में क्या है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की सेल्स जो है वो अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन सी हैं? 4, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर एंड मेमोरी सेल्स। टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर एंड मेमोरी सेल्स। जो टी हेल्पर है ये आपकी पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल करने का काम करती है। टी हेल्पर पूरी इम्यूनिटी को कंट्रोल करेगी। टी किलर किल करेगी कौन सी सेल्स को? 2 तरीके की सेल्स को, एक तो आपकी वो सेल्स जो वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड हो गई, और दूसरी वो सेल्स जो आपके कैंसर बना रही है या कैंसर सेल्स, ठीक है ना। तो उन दोनों को किल करती है। सप्रेसर्स सेल जो है वो उनको दबा के रखती है, सप्रेस करके रखती है कि भाई रुक जा, अपनी बॉडी की नॉर्मल सेल है उसको मत मार दियो, नॉर्मल सेल को नहीं मारना है, वायरस इन्फेक्टेड एंड कैंसर सेल्स को मारना है, तो इसको सप्रेस करके रखती है। टी मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इओसिनोफिल एंड बेसोफिल के बारे में। इओसिनोफिल एंड बेसोफिल के बारे में तो देखो, इओसिनोफिल की अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप की होती है, 2 टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती है, एंटी पैरासिटिक एंड एंटी एलर्जिक। इनके 2 काम है, एंटी पैरासिटिक एंड एंटी एलर्जिक। देखो एंटी पैरासिटिक मतलब कोई पैरासाइट आता है तो उसका भक्षण कर देती है, उसको मार देती है। इनकी बॉडी के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, वो ग्रेन्यूल्स के अंदर वो लाइसोसोम जैसे होते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स फिल्ड होते हैं। जब कोई पैरासाइट एंटर करता है तो उसके ऊपर वो अपने क्या करती है? रप्चर कर देती है ग्रेन्यूल्स को, और उसके ऊपर जो लाइसोसोम फटते हैं और उसकी जो वॉल है वो ब्रेक हो जाती है, उसका खत्म हो जाते हैं वो। एंटी एलर्जिक, अब देखो इनके पास में एंटी हिस्टामिनेज, हिस्टामिन एक एंजाइम होता है, हिस्टामिनेज जिसको बोलते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जब एलर्जिक मतलब एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उससे ये डील करती है। तो एंटी पैरासिटिक एंड एंटी एलर्जिक। चलिए उधर आ जाइए, बेसोफिल। बेसोफिल के अंदर देखो इसके ग्रेन्यूल्स जो हैं इसके अंदर क्या क्या है?
हिपेरिन है, सीरोटोनिन है एंड हिस्टामिन है। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, मतलब ब्लड क्लोट होने से बचाता है। ब्लड जब हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है तो उसको क्लोटिंग ना हो जाए, हमारे ब्लड का फ्लो ना रुक जाए, उसके लिए हमारे पास हिपेरिन है, एंटीकोगुलेंट है। और सीरोटोनिन क्या करता है, हमारे स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है। और हिस्टामिन वेसोडायलेटर होता है, जब कभी इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेशन कराने का काम करता है, इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो बेसोफिल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अच्छा, कभी कभार जब बेसोफिल हाइपर एक्टिव हो जाती है तो वो एलर्जी कोज करती है, ठीक है, मतलब इन्फ्लेमेशन की जगह वो एलर्जी करने लग जाएगी। लेकिन ये एलर्जी कर सकती है, लेकिन ये एलर्जी से हमें बचाएगा। एलर्जिक रिएक्शन से बचाने का काम कौन करता है, इयोसिनोफिल, ठीक है। इयोसिनोफिल दो तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एंटी पैरासिटिक, मतलब पैरासाइट आएगा उसके ऊपर अपने जो ग्रेन्यूल्स है उसको क्या करेगा, फोड़ देगा, विस्फोट कर देगा, और उससे जो एंजाइम्स निकलेंगे उससे वो पैरासाइट जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। एंटी एलर्जिक, मतलब जब कभी हमारी जो बेसोफिल है हाइपर एक्टिव होती है तो हमें एलर्जी कोज करने लग जाती है, तो एंटी एलर्जी के लिए हमारे पास क्या है, एक एंटी हिस्टामिन एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिनेज। और हिस्टामिनेज क्या करता है, हमारी बॉडी को एलर्जी से बचाता है। इसका ऑपोजिट, ठीक है, हिस्टामिन जब हाइपर एक्टिव होते हैं तो एलर्जी होती है, और उसको कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन है, हिस्टामिनेज एंजाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसोफिल के अंदर देखो तीन तरीके की सब्सटेंस होते हैं। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट, ब्लड क्लोटिंग से को रोकता है। सीरोटोनिन हमारी स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। हिस्टामिन वेसोडायलेटर होता है, जब कभी हमारी बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर साइट पे मान लीजिए पैरासाइट आ गया, इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पर इन्फ्लेमेशन का काम कराता है। ये आपका डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बस वाली साइट्स, थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लोटिंग, ब्लड क्लोट हो जाना। साइट्स का मतलब सेल, तो ऐसी सेल जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में आरबीसी के बाद में आएंगे नंबर्स के बेसिस पे। आरबीसी सबसे ज़्यादा, ये उससे कम, फिर डब्ल्यूबीसी सबसे कम। इनका जो नंबर होता है वो होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर MM³ ऑफ ब्लड, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, ये हमारी जब कभी चोट लगती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करता है, ब्लड को क्लोट करता है, और ताकि हमारी बॉडी से ज्यादा ब्लड बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो सारी चीजें समझते हैं। देखो, इसकी सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होती है। नंबर की बात करेंगे तो 1 लाख से 3.5 लाख इसके नंबर होते हैं पर MM³ ऑफ ब्लड। प्रोड्यूस कहाँ होती है, मेगा कैरियोसाइट्स। देखो, रेड बोन मेरो के अंदर मैंने अभी भी आपको बताया था, एक ऐसी सेल होती है जिसका न्यूक्लियस काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स जब टूटती है तो फ्रेगमेंटेशन से बनता है उसका बोन मेरो। जैसे कि यहाँ पर ये, इसका न्यूक्लियस काफी ज्यादा बड़ा है, ये बोन मेरो के अंदर एक ऐसी सेल है जिसका न्यूक्लियस काफी बड़ा है। अब ये क्या करती है, फ्रेगमेंट होती है, फ्रेगमेंट से टूटती जाती है और प्लेटलेट्स बनते हैं इससे। प्लेटलेट्स क्या है, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं प्लेटलेट्स, ओवल एंड राउंड शेप में होती है, और इसके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन भरा होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन वो सब्सटेंस है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन वो सब्सटेंस है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। फंक्शन क्या होता है भाई इसका, ब्लड क्लोटिंग का है। लाइफ इसका 1 वीक के आसपास है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया वर्ड किसी में भी लग गया तो उस चीज का नंबर कम हो जाना होता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इरिथ्रोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया। पीनिया मतलब उस सेल का नंबर कम हो गया, तो यहाँ पर अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स वो सेल्स जो हमारी बॉडी में थ्रोम्बस कराती है, ब्लड क्लोटिंग कराती है। नंबर की बात करें तो 1 लाख से 3.5 लाख इसका नंबर होता है पर MM³ ऑफ ब्लड। और मेमल्स में ही सिर्फ जो है बनती है। और कहाँ बनती है ये, रेड बोन मेरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट्स के टूटने से, फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट से बनता है प्लेटलेट्स, ओके। प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है, न्यूक्लियस नहीं है, ओवल एंड राउंड शेप की है, और इसके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का सब्सटेंस फील्ड होता है जो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर, ठीक है। तो 1 वीक लाइफ साइकिल है। अगर नंबर कम हो जाए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। चलिए अब देखो, ये नंबर मैंने आपको अभी भी बताया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको याद रखना है। आरबीसी का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर MM³ ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स का नंबर उससे कम 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर MM³ ऑफ ब्लड। WBC की अगर बात करें तो इसका नंबर सबसे कम 6 to 8,000 पर MM³ ऑफ ब्लड। और उसके अंदर भी ये आपको ऑर्डर याद रखना है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल, फिर बेसोफिल। इनके परसेंटेज भी आपको याद रखने हैं। ये चीज रटने की है, ये चीज याद ही करनी है आपको, ठीक है। इनके नंबर्स आप याद कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
ठीक है। ब्लड कोगुलेशन, जब कभी हमें चोट लगती है तो वहां से हमारी ब्लड वेसल रप्चर होती है, ब्लड वेसल रप्चर होती है, ब्लड बाहर आता है, कुछ देर तक ब्लड बाहर आता है, उसके बाद में रुक जाता है। आपने देखा होगा एक डार्क कलर की स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, क्यों होती है ये? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है और इसके अलावा कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो एक के बाद एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाते हैं, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली वहां पर एक क्लोट बन जाता है और वो अंदर से ब्लड को रोक लेता है बाहर आने से। ठीक है, चलिए देखो, मान लीजिए कि ये आपकी ब्लड वेसल है जहां पे चोट लगी और ब्लड क्लोटिंग यहां पर इस पार्ट के ऊपर क्या होगा, ब्लड बाहर आने लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक सब्सटेंस है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो यहाँ पर जो आसपास में जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, वो आकर के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। पहली चीज, यहाँ पर जो टिश्यू इंजर हुआ है, जो इंजर्ड टिश्यू है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा, इंजर्ड टिश्यू भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा और जो इसके बाद में यहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं वो भी क्या करेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगी। दो जगह से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, जो हमारी WBC है वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगी और जो हमारा इंजर्ड टिश्यू है वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलकर के कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। उस एंजाइम का नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज या इसी को थ्रोम्बोकाइनेज भी कहा जाता है, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, थ्रू कैस्केड सिस्टम का, कैस्केड सिस्टम का मतलब है एक के बाद एक दूसरा कन्वर्ट होता जाता है और ऐसे 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में सिस्टमेटिक तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं एक से दूसरे में, कैस्केड सिस्टम इसको कहा जाता है। अब देखो, जो हमारा एंजाइम है कौन सा, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव एंजाइम है और थ्रोम्बिन एक एक्टिव एंजाइम है। थ्रोम्बिन जब बनता है तो थ्रोम्बिन एक फाइब्रिनोजन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन ब्लड में सोल्यूबल स्टेट में होता है और जब थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ये आता है तो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। फाइब्रिन जो है वो इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, अब फाइब्रिन क्या हो जाएगा, जहां पे चोट लगी है वहां पर आकर के पूरा का पूरा डिपॉजिट हो जाएगा फाइब्रिन और यहां पर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें बाकी की सारी जो सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, वो आके डिपॉजिट हो जाएगी और इसकी वजह से ब्लड फ्लो बाहर होना बंद हो जाएगा, ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाएगी। और आपने देखा होगा जब आप ब्लड क्लॉट होता है उसके थोड़ी देर बाद में यहाँ पर एक लाइट येलो कलर की स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हम सीरम। तो येलो कलर की एक स्ट्रक्चर बन जाती है जो है सीरम। ठीक है, फाइब्रिन जो है वो नेटवर्क है जो यहाँ पर आकर डिपॉजिट हुआ है, उसके अंदर कुछ सेल्स डिपॉजिट हो जाती है। तो अच्छा, क्लोटिंग जो बनती है वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, आपने देखा होगा अगर आप हाथ से टच करोगे तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल सॉफ्ट सी होती है। जैसे ही एयर के कॉन्टेक्ट में आती है ये क्लोट जो है ये हार्ड हो जाता है, हार्ड क्लोटिंग हो जाती है। ठीक है, दिस इज हाउ आपका ब्लड किस तरीके से क्लोट होता है विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोसाइट, जो मेनली इसके अंदर क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है। ठीक है, याद रख लेना, एक बार फिर से बता रहा हूँ, इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, कैल्शियम की प्रेजेंस में एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज जब एंजाइम एक्टिव होगा तो ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में और थ्रोम्बिन जो बना है ये फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो बना है ये क्या है, ये कैसा है, इनसोल्यूबल है, तो ये साइट ऑफ इंजरी पे जाएगा, वहां पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, बाकी के जो डेड सेल्स है वो डिपॉजिट हो जाएगी उसके अंदर और येलो कलर की स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं सीरम। क्लोट पहले स्टार्टिंग में सॉफ्ट होता है, बाद में एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर ये हार्ड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है वो क्या है। देखो, इट इज अ सीक्वेंशियल रेस्पॉन्स दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग, एक ऐसा रेस्पॉन्स जो सिक्वेंशियल है, जो ब्लड को रोक दे, ब्लीडिंग को रोक दे, इट इज कॉल्ड एज कास्केड सिस्टम। तो ऐसा सिक्वेंशियल रेस्पॉन्स ऑफ ब्लड जो ब्लीडिंग को रोकता है कास्केड सिस्टम कहलाता है वो, जहां पर एक प्रोडक्ट दूसरे के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। एक जो प्रोडक्ट बनता है वो दूसरे को एक्टिवेट करने का काम करता है, उसके लिए कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर 13 क्लोटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं पूरे। ठीक है, कैल्शियम आयन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। भाई हमने देखा कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है वो कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज को क्या करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए अब आ गया एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरे ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा ब्लड ग्रुप। देखो, ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। क्या होते हैं ये ब्लड ग्रुप, किसकी वजह से होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप। देखो भाई, अभी अभी हमने देखा कि आरबीसी जो होती है हमारी वो बाय कॉन्केव शेप की होती है,
मान लीजिए आरबीसी है। अगर हम बात करें कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर एक एंटीजन है ए, ठीक है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है, वो एंटीजन अलग अलग टाइप के होते हैं, एंटीजन इज अ बेसिकली प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तो आरबीसी की सरफेस पे अगर एंटीजन ए है तो इसको हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। अगर हम बोलें आरबीसी की सरफेस के ऊपर एक दूसरा एंटीजन है जिसका नाम है एंटीजन बी, तो ये ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी। अगर इसकी सरफेस के ऊपर, आरबीसी की सरफेस के ऊपर दोनों ही एंटीजन है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए भी। और अगर मान लीजिए इसकी सरफेस के ऊपर कोई भी प्रोटीन नहीं है या कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप जीरो, जीरो मतलब ओ, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, ठीक है। आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से ब्लड ग्रुप आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इफ एंटीजन ए इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस देन इट इज कॉल्ड एज ब्लड ग्रुप ए। अगर उसकी सरफेस पे आरबीसी की सरफेस पे ब्लड ग्रुप एंटीजन बी है तो उसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप बी। और अगर दोनों ही एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। और अगर एक भी एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, तो उसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ, ओ का मतलब जीरो, ठीक है। चलिए अब देखो, इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर आरबीसी की सरफेस पे तो एंटीजन होते हैं, इसके अलावा प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है। जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है उसमें एंटीबॉडी बी होगी। तो मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए है तो यहां पर एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होती है बी, ठीक है। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, इसके अंदर क्या होगी एंटीबॉडी, इसके अंदर होगी ए। और इसी तरीके से अगर ब्लड ग्रुप ए बी की हम बात करें, दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, ठीक है। और जिसके अंदर एंटीजन एक भी नहीं है उसके अंदर दोनों ही एंटीबॉडी होगी। एंटीबॉडी कौन कौन सी, ए एंड बी। चलिए अब यहां पर एक चीज देखना, मैं आपका कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर कर देता हूं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो यहां पर ये देखा जाता है जो डोनर का देखा जाता है एंटीजन। क्योंकि अगर आप किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी बाहर की चीज डालोगे तो वो उस पर्सन के लिए तो एंटीजन ही होगी ना। कोई भी चीज बाहर से अगर आ रही है तो हमारे लिए एंटीजन ही है। तो मान लीजिए मेरा ब्लड किसी और पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, तो मेरा ब्लड उसके लिए एंटीजन है। तो मेरे ब्लड के अंदर एंटीजन को देखा जाएगा, उस पर्सन जो ब्लड को रिसीव कर रहा है उसकी एंटीबॉडी देखी जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं भैया कोई चीज बाहर से आ रही है तो हमारी एंटीबॉडी उससे रिएक्ट करेगी। तो बाहर से जो चीज आ रही है वो एंटीजन और हमारी जो रिसिपिएंट है उसका एंटीबॉडी देखा जाता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब देखो ये ब्लड ग्रुप ए है, इसका एंटीजन ए और इसके खुद की एंटीबॉडी बी, ये भी तो सेम नहीं है। क्या इसको इससे ट्रांसफर कर सकते हैं हम, ब्लड ग्रुप ए को बी से ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एंटीजन इसकी एंटीबॉडी ए दोनों सेम हो गए। एंटीजन एंटीबॉडी अगर सेम हो गई तो आपस में रिएक्ट कर लेंगे, उससे ब्लड कोगुलेशन हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, ब्लड फ्लो रुक जाएगा और रेसिपिएंट की जो है डेथ हो जाएगी, ठीक है। चलिए अभी मैं बताऊंगा आपको ये कॉन्सेप्ट। देखो ये एनसीईआरटी का है, ब्लड कंपेटिबिलिटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंपेटिबिलिटी, या यूं कहें डोनर की कंपेटिबिलिटी कितनी होती है रेसिपिएंट से। देखो यहां पर ब्लड ग्रुप ए है, अगर उस पर्सन के अंदर एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन है वो ए है और इसमें एंटीबॉडी बी होती है, ठीक है। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी की जो एंटीजन होती है आरबीसी की सरफेस पे वो बी होती है और उस केस में एंटीबॉडी जो है ए है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, दोनों एंटीजन होते हैं ए और बी, इस केस में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, नील। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इस केस में कोई भी एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी दोनों होती है, ठीक है। अब यहां पर एक स्लाइड ऐड करके मैं आपको बता देता हूं। हम मानते हैं एक तरफ तो ब्लड ग्रुप हमने लिख लिया, ब्लड ग्रुप, एक तरफ हमने लिख लिया एंटीजन, इस तरफ मैं लिख देता हूं एंटीबॉडी और इस तरफ लिख दिया मैंने ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप हमारे 4 टाइप के होते हैं, ए
4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए, ए बी, ए बी एंड ओ। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें रेसिपिएंट के भी 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, ए बी एंड ओ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखना, अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन कौन सा होगा, ए, ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी का एंटीजन दोनों, और यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो क्रॉस लिख दें, यहाँ ओ लिख दें। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी, ठीक है, स्मॉल बी लिख देते हैं। और ब्लड ग्रुप बी की एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए बी की एंटीबॉडी कुछ नहीं, और ब्लड ग्रुप ओ की एंटीबॉडी दोनों। बात समझ में आ रही है? अब देखो कौन किसको ब्लड दे सकता है, यहां पर अब हमें समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की, ब्लड ग्रुप ए मतलब ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए है, तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके अंदर एंटीजन ए ना हो, एंटीजन ए एंटीबॉडी ए ना हो, तो देखो एंटीबॉडी किस किस में नहीं है, ए, एक तो इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ब्लड ग्रुप ए किस किस को दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है। ठीक है भाई, आगे देखो, अब बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप बी की। ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी है, तो यहां पर एंटीबॉडी बी नहीं होनी चाहिए। एंटीबॉडी बी किस में नहीं है, एक तो इसमें नहीं है और एक इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें तो है। चलिए अगला देखते हैं, अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की, ब्लड ग्रुप ए बी की, तो इसमें तो दोनों एंटीजन है। तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन ए भी नहीं हो और बी भी नहीं हो, दोनों ही नहीं होने चाहिए। तो ना तो ये इसको दे सकता है, ना ये इसको दे सकता है, ये इसको तो दे सकता है, खुद को तो दे सकता है, ए बी को, ओ को दे सकता है कि नहीं, मतलब ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसके पास तो एंटीजन ही नहीं है। अब हम अभी बात कर रहे थे कि ब्लड ग्रुप जो देता है, डोनर जो देता है ना, डोनर का एंटीजन देखा जाता है और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी देखी जाती है। तो यहाँ पर एंटीजन ही नहीं है, तो ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है, ये ए बी को भी दे सकता है और ये ओ को भी दे सकता है। ठीक है, तो आप ये ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि ब्लड ग्रुप ओ जो है उसके अंदर एंटीजन नहीं है, तो सभी को ब्लड वो दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ए बी के अंदर एंटीबॉडी ही नहीं है रिएक्ट करने के लिए, तो ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, देखो यहां पर आप देखो ओ सबको दे रहा है, तो ब्लड ग्रुप ओ जो है इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर। और ब्लड ग्रुप ए बी जो है यहां पर सबसे कौन ले रहा है, ब्लड ग्रुप ए बी रहा। ब्लड ग्रुप ए बी जो है रेसिपिएंट, ये क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबसे लेता है ये। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है और ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अभी हम आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे आरएच फैक्टर का, उसके बेसिस पे हम ये भी देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का केस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखो डोनर ये है, ब्लड जा रहा है, तो इसकी तो एंटीजन चेक की जाएगी और जो रेसिपिएंट है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर चेक की जाएगा उसकी एंटीबॉडी। ठीक है, बी लिम्फोसाइट जो बनाएगी। अब बी लिम्फोसाइट अभी अभी हमने देखा था, यहाँ पर मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल दो टाइप की होती है। प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है उस एंटीजन के अगेंस्ट जो आ रहा है। अगर इसके साथ मिलकर के इसने एंटीबॉडी बना ली और दोनों की क्लम्पिंग हो गई तो ब्लड जो है क्लोटिंग रुक जाएगी और रेसिपिएंट की जो है डेथ हो जाएगी। अब आता है आरएच ग्रुपिंग। तो दो टाइप का ब्लड ग्रुप देखा जाता है, एक तो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम या आरएच ग्रुपिंग। देखो आरएच ग्रुपिंग, आरएच एक और एंटीजन है जो आरबीसी की सरफेस पे होता है। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी के अलावा एक और एंटीजन है जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है आरबीसी के, जिसे हम बोलते हैं आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन। देखो इसको सबसे पहले ढूंढा गया था रीसस मंकी के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आरएच फैक्टर। ठीक है, आरएच रीसस जो हम बंदर देखते हैं ना पेड़ों पे जो हमारे घूमते हैं इंडिया के अंदर, वो आरएच रीसस मंकी होते हैं। तो रीसस आरएच ESUS, तो उस रीसस से स्टार्टिंग के दो लेटर्स उठाए क्योंकि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट उसी के अंदर किया गया था। तो
कुछ मंकी के अंदर आरबीसी की सरफेस पे आरएच फैक्टर देखने को मिले थे, कुछ मंकी की सरफेस पे वो नहीं थे। तो जिसके ऊपर प्रेजेंट थे उसको हम बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, जिसके ऊपर नहीं होते उसको बोलते हैं आरएच नेगेटिव। 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आरएच पॉजिटिव होती है और ओनली 20% जो है वो क्या होते हैं, आरएच नेगेटिव लोग होते हैं। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव केस भी कंसिडर रखना होता है जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्लड ग्रुप ए मैच हो गया तो ट्रांसफ्यूज कर देंगे, नहीं, यहाँ पर आपको आरएच एंटीजन को भी ध्यान रखना है। देखते हैं, देखो RH एंटीजन इज सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी। रीसस मंकी में सबसे पहले इसको देखा गया था, वो बाकी के मैमल्स में भी होता है, ठीक है। तो यहां पर एक बार हम हाइलाइटर ले लेते हैं, चलिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया RH। ये इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजोरिटी 80% ऑफ द ह्यूमंस की आरबीसी के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिसके ऊपर नहीं होता उसको हम बोलते हैं RH नेगेटिव। तो अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है सरफेस के ऊपर तो उसको हम बोलते हैं मतलब पॉजिटिव ब्लड, मतलब ए, मान लो जी ब्लड ग्रुप ए है और RH फैक्टर भी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से अगर ए ब्लड ग्रुप है और RH एंटीजन उसके ऊपर नहीं है, RH फैक्टर नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ए नेगेटिव। इसी तरीके से बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, और इसी तरीके से ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। और 20% लोगों के अंदर RH जो है वो एब्सेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं RH नेगेटिव या ब्लड ग्रुप नेगेटिव टाइप का। नेचुरली एंटीबॉडी जो है वो एब्सेंट होती है इन केस ऑफ RH ब्लड ग्रुप। मान लीजिए कि मेरा ब्लड है ब्लड ग्रुप ए और मेरे केस में RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप का नाम तो क्या हो गया, RH ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए एंड RH फैक्टर है तो क्या हो गया, ए पॉजिटिव। अब जनरली एंटीबॉडी इस केस में प्रेजेंट नहीं होती है RH ब्लड ग्रुप की, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी बॉडी में ब्लड ग्रुप ए है और RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव है। अगर मेरा ब्लड उसके ब्लड में ट्रांसफ्यूज करेंगे, मेरा ब्लड तो कैसा था RH पॉजिटिव, उसका कैसा है ए नेगेटिव, मतलब ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। ए पॉजिटिव से ए नेगेटिव अगर ट्रांसफर आप करोगे तो मेरा ब्लड जब उसके अंदर जाएगा तो उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं है RH एंटीजन के अगेंस्ट, तो जब वो जाएगा तो उसकी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी। उसकी जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो क्या बनाने लग जाएगी, एंटीबॉडी, और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। बॉडी मतलब ब्लड फ्लो रुक जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब बात करते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी वाले केस के बारे में। अगर किसी RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड RH नेगेटिव वाले ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो उस RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी रेसिपिएंट की बॉडी की प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो इनकम्पेटिबल हो जाएगा। तो सिर्फ ब्लड ग्रुप को ही ध्यान नहीं रखना, हमें ब्लड का जो एंटीजन या RH फैक्टर जो है उसका भी ध्यान रखना है। देखो ऐसा ही केस देखने को मिलता है अगर कोई मदर RH नेगेटिव है और उसका जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है। RH नेगेटिव मदर की वुम के अंदर अगर RH पॉजिटिव एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के टाइम पे जब कुछ ब्लड मेटरनल जो फीटस ब्लड है वो मेटरनल ब्लड से मिक्स हो जाता है, उस केस में मदर की बॉडी के अंदर उस RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाती है। तो पहला जो केस होता है, पहला जो बेबी होता है वो तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर कंसिक्वेंट सेम केस अगर दोबारा भी आता है तो आप जानते हो कि लास्ट टाइम पे मदर की बॉडी के अंदर जो एंटी बॉडी बनी थी वो कौन सी थी, इम्यूनोग्लोबिन एम थी वो, है ना। इम्यूनोग्लोबिन एम जो है वो एक्चुअल में क्या है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है, लेकिन जब सेकंड बेबी होता है तो उस टाइम पे IgM जो है वो कन्वर्ट हो जाता है IgG में। IgG है स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, वो क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद में जो फीटस है उसके ब्लड के साथ क्लम्प कर जाती है और वहां पर फीटस का जो ब्लड है उसको एनीमिया हो जाएगा, RBC डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो एनीमिया और जॉन्डिस हो जाता है या फीटस की डेथ तक हो सकती है। इस कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, देखो ध्यान से समझना, मदर का ब्लड अगर RH नेगेटिव है, ठीक है, और फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव है ना। अभी हम फादर की केस की बात नहीं कर रहे, यहां पर बात कर रहे हैं फीटस की। हो सकता है फादर का जो ब्लड है वो कैसा हो, RH पॉजिटिव हो, ठीक है, मोस्टली RH पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो मदर का ब्लड RH नेगेटिव, फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव, तो फर्स्ट बेबी तो इसमें नॉर्मल होगा, ठीक है, लेकिन उसका अगला बेबी जो है वो क्या दिखाएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस
फीटलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस इज ए कंडीशन जब मदर की एंटीबॉडी जो फीटस है उसके एंटीजन के साथ में रिएक्ट करे और उसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर हो जाता है एनीमिया एंड जॉन्डिस हो जाते हैं, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो ये वाला केस है, यहां पर फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है, हाँ यहां पे देखो मदर फीटस के अंदर आरबीसी है जिसके अंदर एंटीजन है, और अगर हम मदर की बात करें तो मदर कैसी है, आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। डिलीवरी हुई, अब यहाँ पर क्या होगा, आरएच स्पेसिफिक बी सेल्स यहाँ पर बनने लग जाएंगे, मदर की बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बन जाएगी, और सेकंड प्रेगनेंसी जब हो जाएगी तो ये जो मेमोरी सेल मदर की बॉडी के अंदर बने थे, ये मेमोरी सेल किससे रिएक्ट कर लेंगे, एंटीजन ऑफ एम्ब्रियो उससे रिएक्ट कर लेंगे, और क्या हो जाएगा, आईजीजी जो है, आईजीजी सबसे छोटी इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं और अटैक करते हैं फीटल आरबीसी के ऊपर, जिससे उसको जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जिससे उसको जॉन्डिस होगा या उसको हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ही फर्स्ट बेबी की डिलीवरी होती है, डॉक्टर को क्या करना होता है, एंटी आरएच या आरएच रोगम या RH0 का एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। जैसे ही हम एंटी आरएच का इंजेक्शन लगाते हैं तो एंटी आरएच का जो होता है उसके अंदर क्या होगा, वो रिएक्ट करता है मदर की एंटीबॉडी के साथ में, ठीक है। तो वो जो बेबी है, फीटस है, उसकी एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती एंटीबॉडी, ठीक है। तो वहां पर जो है बेबी नॉर्मल डिलीवरी होगी, और सेकंड के बाद में फिर लगाओगे तो फिर थर्ड बेबी की भी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। देखिए जितने भी फ्लूइड बनते हैं बॉडी के अंदर हमारे, वो सब एक्चुअल में हमारे ब्लड के ही फिल्ट्रेट होते हैं, ब्लड के ही फिल्टर होने से बनते हैं। चाहे आपका यूरिन मान लो, चाहे आपका लिम्फ मान लो, चाहे आपके ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको देख लो, चाहे आपके आईज के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है, जो विट्रस ह्यूमर है, वो देख लो। ये सब किसके बनते हैं, ये सब ब्लड के फिल्टर होने की वजह से ही बनते हैं। तो लिम्फ भी जो है वो ब्लड से ही बनेगा। देखो कैसे बनता है, ध्यान से समझना। ये एक ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसा फ्लो कर रहा है। अब क्या होता है, ब्लड से, ब्लड कैपिलरी से कुछ पार्ट ऑफ ब्लड जो है वो यहां से सीप होकर के, यहां से सीप होकर के इसके अंदर आ जाता है इंटरसेल्यूलर पार्ट के अंदर। इंटरसेल्यूलर पार्ट के अंदर मतलब ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाएगा। लेकिन इस केस में ना तो आरबीसी बाहर आ पाती है, ना इस केस में प्लेटलेट्स बाहर आ पाती है। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी तो आएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट में आ जाएंगे। अब ये सारे के सारे चले जाते हैं लिम्फ के अंदर, ठीक है। ये कुछ सेल्स होती है इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये फ्लूइड जो होता है इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर बीच बीच में, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब ब्लड से फिल्टर होकर के क्या बना, लिम्फ, ठीक है। अब लिम्फ क्या करता है, लिम्फ करता है एज ए मिडल मैन का रोल प्ले। जब भी हमें ब्लड से टिश्यू के अंदर या टिश्यू से ब्लड के अंदर कुछ चीजें ट्रांसफर करनी होती है तो लिम्फ की हेल्प से जाती है। जैसे कि अच्छा, लिम्फ वेसल को हम बोलते हैं लेक्टिल, लिम्फ वेसल को कहा जाता है लेक्टिल, देखिए लिम्फ कैपिलरीज को कहा जाता है लेक्टिल, ठीक है। लिम्फ क्या चीज है, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस मेगा प्रोटीन, मैक्रोप्रोटीन, मैक्रोप्रोटीन प्लस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का अमाउंट तो लिम्फ में काफी ज्यादा होता है, लेकिन प्लेटलेट्स एंड आरबीसी बिल्कुल नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। देखो इट एक्ट्स एज ए मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। हॉर्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड से लिम्फ और लिम्फ से टिश्यू, टिश्यू से लिम्फ एंड लिम्फ से फिर ब्लड के अंदर, तो मिडल मैन का रोल प्ले करता है लिम्फ। चलिए अब इन दोनों के बीच में हम एक डिफरेंस देख लेते हैं, लिम्फ और ब्लड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है क्योंकि यहाँ पर आरबीसी एब्सेंट होती है। ब्लड जो है हमारा वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है। प्रोटीन यहाँ पर काफी कम होते हैं, मैक्रो प्रोटीन की बात करें लिम्फ के अंदर, वहां पर ज्यादा प्रोटीन होते हैं। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी यहाँ पर ज्यादा होती है लिम्फ के अंदर, वहां पर ब्लड में कम होती है। प्लेटलेट्स एब्सेंट है, वहां पर प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। क्लोटिंग टाइम यहाँ पर क्या क्लोट होगा लिम्फ के अंदर, बिल्कुल लिम्फ के अंदर क्लोट होगा, क्योंकि हमने बात की थी जो इंजर्ड टिश्यू होता है वो भी क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, और जो प्लेटलेट्स होती है वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स तो नहीं है लेकिन इंजर्ड टिश्यू तो होगा, इंजर्ड पार्ट तो होगा, तो इसके अंदर क्लोटिंग टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होता भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होता, यहाँ पर प्लेटलेट्स नहीं होती, लेकिन इंजर्ड टिश्यू भी तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, कैल्शियम के साथ मिलकर के वही थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिनेज बनाएगा, एक्टिव करेगा उसको, ठीक है। यहाँ पर
क्लोटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि प्लेटलेट्स से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा और जो इंजर्ड टिश्यू है उससे भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस क्लास में इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में हार्ट की स्ट्रक्चर को समझा जाएगा, हार्ट की मैकेनिज्म को समझा जाएगा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा जाएगा और सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स को समझा जाएगा, और कुछ हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं उसको समझेंगे, कार्डियक साइकिल को समझेंगे, ईसीजी को समझेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल, हैव अ गुड डे, लेट्स क्रैक इट।